नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी विद एनआर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज आपके सामने साइकोलॉजी की बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। आज अपन इसको सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चंस बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। उससे पहला प्रश्न कह रहा है, खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उपयुक्त सभी। ये खिलौने की आयु होती है उसे कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। इसको कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। सेकेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था नहीं है। मतलब पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था नहीं है। दल व समूह में रहने की, अनुकरण करने की, प्रश्न करने की और खेलने की अवस्था। तो दल व समूह पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था नहीं है। इसमें दल व समूह में भी रहता है, अनुकरण भी करता है, प्रश्न भी करने की अवस्था होती है, लेकिन खेलने की अवस्था नहीं होती है। वो होती है वो उत्तर बाल्यावस्था में होती है। उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है? खेलने की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था भौतिक वस्तुओं के लिए किसी आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका लास्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट। इसमें क्या करते हैं? परिवर्तन समझने लगते हैं। नेक्स्ट, तो परिवर्तन कैसे? जैसे कोई ये गिलास है, इस गिलास के अंदर कितना पानी है, पूरा भरा हुआ है, खाली है, इसके बारे में बच्चे मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? इसके बारे में परिवर्तन समझते कि ये पूरा भरा हुआ है, ये आधा है। कोई संख्या लिखी हुई है जैसे 2, 3, 4, और कोई एरिया है, ये एरिया क्या है, ये एरिया क्या है, इसके बारे में उसके अंदर परिवर्तन होने लगता है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न कह रहा है, विकास का अर्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न कह रहा है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की अवस्था, प्रत्येक अवस्था के खतरे होते हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। इसमें हो जाएगा जो विकास की अपने हर अवस्था के अपने खतरे होते हैं, ये सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषता होती है, ये भी सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होती है, ये भी सही है। लेकिन विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना। इसमें राइट हो जाएगा बी, अपने ये सॉरी पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये विकासात्मक कार्य बाल्यावस्था की उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न कह रहा है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय है। सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। कुल मिलाकर हानिकारक होता है। दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो लाभकारी हो या हानिकारक, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहा है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखा है। बिजली चमकती और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है और बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर बाद पश्चात बिजली कड़कती है और राजू की बिजली कड़कना सुनकर राजू को उछलना सीखने का सिद्धांत किस उदाहरण का है। मतलब क्या हो रहा है कि बाहर तूफान हो रहा है और बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज होती है। राजू शोर सुन के बार बार इस घटना को देखता है। कुछ देर के बाद में वापस कड़कती है तो राजू उछल मतलब डरता है बिजली की आवाज सुन के। ये हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसका हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट, नवा प्रश्न है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। मित्रों के द्वारा उपहास करना,
मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, उपरोक्त तो दोनों इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा नहीं, तीसरा भी नहीं होगा, तो इसमें राइट हो जाएगा मित्रों के द्वारा उपास करना। अगर आपके कोई मित्र है उपास कर रहा है और आप उसको अच्छे वे में लेके तैयारी करने जुट जाते हैं और सिलेक्शन करवा देते हैं, तो ये आपका सकारात्मक दंड होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? एक व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, ये व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ये अभिप्रेरणा का उपयुक्त नहीं है, ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, सही है। ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता को संतुष्टि करता है, ये भी सही है। ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, ये भी सही है। ये अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये वाला ऑप्शन गलत है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न कह रहा है किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने व्यवहार से अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम या अभिप्रेरणा। जो उद्दीपन है उसे निरंतर व्यवहार कर रहे हैं, यानी अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यस्त हो जाएगा। अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाएगा? अभ्यस्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 12वां प्रश्न है विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्ण व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन व स्वीकृति, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। इसमें अध्यापक नहीं करना चाहेगा, तो वो हो जाएगा कि किसी भी बात को, विचार को मतलब दबाव देके उसको राजी करना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस बार सही पूछा है। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है, तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक भी कहा जा सकता है। यदि व्यक्ति के मध्य प्रतियोगिता पर बल है, तो उपलब्धि को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। इसमें हो जाएगा इनमें से सभी, तो ये तीनों चारों राइट है। क्या है? चारों राइट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 6 से 10 वर्ष की अवस्था बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। तो 6 से जो 10 वर्ष की अवस्था होती है उसमें विद्यालय में इंटरेस्ट लेना, मतलब बालक रुचि लेना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है, जो अधिकांश सीपी है उसमें चेतन के तीन स्तर हैं। चेतन के तीन स्तर है। गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी व्यवहारवादी सिद्धांत। ये हो जाएगा मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि फ्रायड ने दिया था। किसने दिया था? फ्रायड ने। और तीन स्तर बताए थे। कितने स्तर बताए थे? तीन स्तर बताए थे। कौन कौन से? चेतन, फिर अवचेतन तथा अचेतन। अचेतन, अवचेतन को अर्धचेतन भी कहते हैं। अर्धचेतन। और इसने इस विधि में अचेतन मन पे, जो अचेतन मन था ना, उस पे क्या किया था? अध्ययन किया था। किस पे किया था? अचेतन मन पे। अचेतन मन पे क्या किया था? अध्ययन किया था। ये थे ईड, ईगो, सुपर ईगो। सुपर ईगो तीन अवस्थाएं बताई थी, चेतन, अवचेतन, अचेतन। इसने अध्ययन किस पे किया था? फ्रायड ने अचेतन मन पे। नेक्स्ट, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तब वो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में से कौन सा प्रतिशत विकसित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, उदारीकरण। सीधा सा आंसर इसका हो जाएगा विस्थापन। वो मतलब किसी भी स्थिति से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दूर, यानी विस्थापन कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है समायोजन से तात्पर्य स्वयं विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल होना ताकि संतुष्ट किया जा सके। दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। इसमें होता है जो संबंध स्वयं के विभिन्न परिस्थितियों को अनुकूल करना चाहिए, तो वो किसको करेगा? संतुष्ट। आवश्यकताओं को किसको करेगा? आवश्यकताओं को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट, 18वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक को
भावात्मक, ये बड़ा नहीं है, बाधा है, सॉरी माफी चाहता हूँ, बाधा। भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। क्या नहीं करता है? नहीं करता है। बाल अपराध, कमजोरी को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वालीनता। इसमें सीधा सा आंसर है स्वालीनता होता है, जो भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसमें सीधा सा आंसर है समावेशी शिक्षा के द्वारा। निःशक्त बालक होते हैं, उनको समावेशी शिक्षा के द्वारा उनको शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रिया को ना कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूल में कठिनाई, और अंतर व्यक्तित्व संबंधों को कमजोर होना। इसमें बुद्धि लब्धि 20 से 70 होती है, सही है। धीमी गति से सीखते हैं और दैनिक जीवन के क्रियाओं को नहीं कर पाते, ये भी सही है। वातावरण के अनुकूल कठिनाई होती है, लेकिन अंतर व्यक्ति जो कमजोर होता है, ये बात इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, ये इनकी विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। तो इसमें जो अधिक महत्वपूर्ण है वो अध्यापकों की भूमिका होगी और विद्यालय का वातावरण होगा। ये एक विद्यार्थी होता है उसके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का ये होती है कि अध्यापक की भूमिका बहुत अच्छी होनी चाहिए और विद्यालय का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, 22वां प्रश्न है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य कैसे अभिभावकों के बालकों जिनकी वार्षिक आय कम हो, बालक जो वंचित वर्ग में आते हो, अभिभावक में जो गरीबी का सीमा से आते हो, ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हो। इसमें सीधा सा आंसर है ऑप्शन बी, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थियों की आवश्यक अनुपात होगा। ये अनुपात होता है 1:40, मतलब 40 विद्यार्थियों पे एक अध्यापक होना जरूरी है। तो 1:40, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है 24वां प्रश्न कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। ये किसी विशेष समस्या के समाधान में किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन कार्य इसमें किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्या को समाधान क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो इसमें होता है, देखो ये शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों के द्वारा ही किया जाता है, ये भी सही है। ये किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए भी किया जाता है। ये स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्या के लिए भी किया जाता है। ये व्यापक स्तर पे नहीं होता है, व्यापक स्तर पे नहीं होता है, सीमित स्तर पे होता है, सीमित स्तर पे होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ 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 कला भी है, कला भी है, और शिक्षण अन्वेषण है। तो शिक्षण में सुधार भी किया जा सकता है। शिक्षण होता है वो औपचारिक अनौपचारिक दोनों होता है। शिक्षण शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, इसमें तीनों हो जाएंगे, लेकिन शिक्षा अन्वेषण है ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालक के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभव को, बालक के लिए संरक्षित अनुभव, पाठ्यक्रम जो सुधारों को। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा कि बालकों के संरक्षित अनुभवों व पाठ्यक्रम सुधारों को। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को बताया है? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन,
प्रतियोगी परीक्षा प्रवेश परीक्षाओं की ऐच्छिक होना, इनमें से सभी। ये सीधा सा आंसर है, कक्षा 10वीं की परीक्षा वो क्या हो, ऐच्छिक हो। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षा में अंतरण, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। इसमें हो जाएगा कम अवधि की परीक्षा का अंतरण, इसका आवश्यक सफलता के लिए आवश्यक होगा। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों की धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता उनकी पहचान करना, अधिगम कठिनाई और समस्या वाले क्षेत्र का पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमाओं तक तैयार कर पाई उसके पौष्टिक पोषण करना। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा और सीमाओं तक है ना तैयार कर पाई पुष्टि प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है आज की टेस्ट सीरीज का कि प्राथमिक विद्यालयों को बालकों के लिए निम्न में से किस बेहतर मानते हैं, किसे बेहतर मानते हैं। वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या इनमें से सभी। इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में इसका दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और शेयर भी करना। धन्यवाद।